हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी। अच्छी जा रही होगी अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलेंगे, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड टॉपिक वाइज लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस सोल्व करते जाना है। तो देखना आपके लिए अगर इन चीज़ों को ध्यान रखोगे आप तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बड़ा ही ईजी, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ cells in series and cells in parallel. Let us start. तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्यों करते हैं हम, इसकी नीड क्या है। तो मान लीजिए वी हैव ए ग्रुप ऑफ सेल्स बट अगर हमें रिक्वायर्ड ईएमएफ का सेल नहीं है हमारे पास और हमें कोई एक ऐसा ईएमएफ का सेल चाहिए, जो एक सोर्स चाहिए जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारे पास अवेलेबल सेल्स हैं हम उनके डिफरेंट ईएमएफ गेट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड ईएमएफ गेट कर सकते हैं। तो सेल्स के बेसिक जो कॉम्बिनेशंस होते हैं सेल्स इन सीरीज। जब मान लीजिए हम ए और बी पॉइंट के बीच में दो सेल्स को कनेक्ट करें वन आफ्टर वन, यानी कि पहले ए और सी पॉइंट के बीच में एक सेल कनेक्ट किया, सी और बी के बीच में दूसरा सेल कनेक्ट किया, तो वन आफ्टर अदर जब इस तरह से हम सेल्स को कंबाइन करते हुए जाते हैं तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम कहते हैं सेल्स इन सीरीज। क्लियर। और जब हम ए और बी पॉइंट के बीच में दो सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं या दो से ज़्यादा को भी करें कि जितने भी सेल्स हैं उनके सबके एक टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएं ए पॉइंट पे और दूसरे टर्मिनल से सभी सेल्स के बी पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएं, तो इस तरह से ए और बी के बीच में जितने भी हम सेल्स लेंगे दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। ओके, सेल्स इन सीरीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कि मान लीजिए ए और बी पॉइंट के बीच में हमने दो सेल्स कनेक्ट किए हैं, सेल्स के ईएमएफ है E1 E2 एंड इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेज है R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो ए बी के बीच में हमने दो सेल लिए तो हम यहाँ पे एक पॉइंट सी ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ए और सी के बीच में हमने पहला सेल लिया और सी और बी के बीच में दूसरा, तो इस तरह से हमने कंबाइन किया, हमें जानते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा इसकी कैलकुलेशन करें फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो यहां देखिए ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बराबर होगा ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और सी और बी पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सम के बराबर। तो मान लीजिए यहाँ पे अब अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते हैं आर और एक की दिखाओगे, आप की को क्लोज कर दोगे तो आपके सर्किट में करंट फ्लो होने शुरू हो जाएगी। और करंट कहां से जाएगी, ए पॉइंट से ए से बी की तरफ थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्स में तो बी से ए की तरफ को करंट आएगी। क्लियर है। तो जब हम की को क्लोज कर देंगे तो ये करंट फ्लो करने शुरू कर देगी। तो फिर वी ए सी किसके बराबर होगा, हमने पढ़ा था V इजिकल टू किसी भी सेल के लिए होता है ई माइनस आई आर। तो अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं तो वी ए सी का मतलब पहला सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बराबर होगा E1 माइनस आई R1। और सेकेंड सेल सी और बी पॉइंट के बीच में लगाए तो इस सेल के लिए वी सी बी की वैल्यू होगी E2 माइनस आई R2। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन R1 प्लस R2, तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, इक्वेशन ए बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम दोनों सेल्स को यहाँ से रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट सेल लेके आए, यानी कि ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेला सेल करेगा, तो उसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट सेल। और उसके ईएमएफ को ई ई क्यू से दिखाते हैं और मान लीजिए उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को आर ई क्यू से दिखाते हैं। तो हमने ये जो राइट साइड में सर्किट बनाया है ये इक्विवेलेंट सेल के लिए, ए और बी पॉइंट के बीच में हमने दोनों सेल्स को रिप्लेस किया इक्विवेलेंट सेल से। तो इक्विवेलेंट सेल भी उतनी ही करंट ड्रॉ करेगा जब हमने इसे एक्सटर्नल सर्किट से रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करेंगे कि क्लोज कर देंगे तो हमें सर्किट में आई करंट मिलेगी, हमने जैसे दोनों सेल्स के लिए पढ़ा था अभी। तो अब इक्विवेलेंट सेल की बात करें फॉर इक्विवेलेंट सेल, तो फिर आप वी ए बी निकाल सकते हैं, वी ए बी मीन्स वी ए माइनस वी बी।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और इसके बीच में आपने सेल लगाया है ई इक्विवेलेंट, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से आई करंट और आर ई क्यू यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। इक्वेशन बी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी सिंपल यहाँ पे आप यूज करिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के बराबर है, ध्यान से देखिए। राइट हैंड साइड में अगर हम लाइक टर्म्स को इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, वी गेट। तो इक्वेशन ए और बी से हम लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड दोनों में अगर बराबर रखेंगे और इक्वेट करेंगे लाइक टर्म्स को, तो एक टर्म है जिसमें आई का कोफिशिएंट नहीं है, तो ई क्यू बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो ये इक्विवेलेंट EMF हो गया आपके इक्विवेलेंट सेल का। इक्वेशन नंबर आप इसको 1A कह सकते हैं, और R इक्विवेलेंट I के कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए, ये बराबर होगा R1 प्लस R2। तो ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आपके इक्विवेलेंट सेल का। क्लियर है? और अब आप इसी तरह से कह सकते हैं सिमिलरली, ये तो दो सेल के लिए रिजल्ट निकाला आपने, सिमिलरली फॉर n सेल्स इन सीरीज। तो अगर हम इसी तरह से n सेल्स ले लें तो E इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका, तो E1 प्लस E2 एंड सो ऑन अप टू En। तो इक्वेशन सेम अपने जनरलाइज कर दिया इक्वेशन 1A को, तो इसे आप 2A नाम दे दीजिए इक्वेशन, और R इक्विवेलेंट उसी तरह से आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2। सीरीज में है रेजिस्टेंस, और सीरीज में रेजिस्टेंस आपको पता है इसी तरह से आते हैं। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि सारे सेल सीरीज में हैं। तो इक्वेशन सेकेंड बी, और इसको आपने फर्स्ट ए फर्स्ट बी देना था नाम, फर्स्ट बी। क्लियर है? तो बस ये जनरलाइज रिजल्ट हो गया। तो दो सेल्स होंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस इंटरनल होगा इक्विवेलेंट सेल का R1 प्लस R2, इसी तरह से n सेल्स के लिए। आप इसको देखना ध्यान से, बड़ा इजी है। अब हम इसके कुछ स्पेशल केस देखेंगे जो हमने रिजल्ट लिए हैं अभी इक्वेशन 1 और 2 में। तो हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, अगर सेल सारे आइडेंटिकल हो, इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, जितने भी सेल्स आपने लिए हैं वे आइडेंटिकल है, मान लीजिए n सेल लिए हैं, विद ईच वन ऑफ EMF E and internal resistance R, then EEQ क्या हो जाएगा फिर, इक्विवेलेंट EMF। तो आपके सेल्स हैं E प्लस E प्लस E प्लस E n टाइम्स जाएंगे, तो यहाँ NE आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। तो इक्विवेलेंट EMF NE के बराबर होगा। इक्वेशन चलिए थर्ड दीजिए नाम, और REQ, तो R प्लस R N टाइम्स, तो NR हो जाएगा। सिंपल है। तो बस ये हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आइडेंटिकल सेल्स अगर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने जो इक्वेशन 2 में निकाला था, दो सेल की जब बात कर रहे थे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इफ second cell is connected in reverse order, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चेंज हो जाए सेल के, यानी कि अगर आप ए और बी पॉइंट के बीच में सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो पहला सेल्स E1 R1 और दूसरा सेल अगर इसके टर्मिनल आप उल्टे कर दें, नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में, E2 R2, तो फिर इक्विवेलेंट EMF जो आप निकालोगे दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 आएगा।
ठीक है, दोनों का डिफरेंस। और आर इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का इक्विवेलेंट सेल का बनेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस में कोई एंड नहीं होते। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर आपने सेल रिवर्स ऑर्डर में लगाया है तो ईएमएफ हो गया E1 माइनस E2, लेकिन आर इक्विवेलेंट सेम ही रहेगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, बड़ा ध्यान से समझिए इन चीजों को और देखिए, बड़ा इजी है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर एन सेल सीरीज में है NE और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इक्विवेलेंट सेल इज NR। तो ये चीज समझने वाली है, क्लियर है। अब देखिए, बड़ा आसान है समझेंगे चीजों को। अब हम पढ़ेंगे सेल्स इन पैरेलल। अगर हम सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं इस तरह से, ए और बी पॉइंट के बीच में दो सेल हमने लगाए हैं और यहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और एक की के साथ अगर बी पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो हमारे करंट आएगी I मान लीजिए, और I डिवाइड हो जाएगी ए बी पॉइंट पे I1 I2 और फिर ये कलेक्ट हो जाएगी ए पॉइंट पे I1 I2। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेल की, जब हमने इसको पैरेलल में लगाया तो करंट इन फर्स्ट सेल इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, अगर हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं E माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू I। तो अगर इस इक्वेशन से हम I1 इस आर्म से जा रहे हैं E1 सेल के थ्रू, तो हम I1 करंट जा रही है E1 सेल के थ्रू, तो I1 इज इक्वल टू होगा E1 माइनस इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और पैरेलल में है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल। सेकंड सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर से करंट E2 सेम मिलर वो VAB इसमें भी रहेगा, ए और बी पॉइंट के बीच में लगाया आपने, तो ये हो गया। तो फॉर द कॉम्बिनेशन टोटल करंट कितनी हुई आपके पास I1 प्लस I2, और अगर हम I1 प्लस I2 ऊपर से वैल्यू इनके सब्स्टिट्यूट करें और इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 और माइनस VAB 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर आपकी A। तो ये रिजल्ट आ गया। और अगर हम अब बात करें इक्विवेलेंट सेल की, हम दोनों सेल को हटाते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट सेल लगाएंगे जो सेम काम करेगा, जो ये दोनों सेल मिलके कर रहे हैं, तो इनको रिप्लेस करने के लिए हम सेल लेके आएंगे जो सेम रिजल्ट हमको सर्किट में देगा। तो वो इक्विवेलेंट सेल का हम सर्किट राइट साइड में दिखा रहे हैं। ए से बी के बीच में हमने लगा दिया इक्विवेलेंट सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है REQ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और एक की लगा के उसको क्लोज कर देंगे तो हमें करंट मिलनी शुरू हो जाएगी, और वही करंट मिलेगी क्योंकि दोनों सेल्स को हटा के हमें सेम रिजल्ट लेना है। तो इक्विवेलेंट सेल से I करंट पास होगी। तो फॉर इक्विवेलेंट सेल करंट की वैल्यू सिमिलर वे में जैसे हमने ऊपर किया था, ये बराबर होगा E माइनस VAB, ए और बी पॉइंट के बीच में लगाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAB डिवाइड बाई REQ, और ये हो गया EEQ। तो ये आपने इक्विवेलेंट सेल के लिए, जिसे थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं EEQ अपॉन REQ माइनस VAB और 1 अपॉन REQ, इक्वेशन बी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इक्वल हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिए और इक्वेटिंग कर दीजिए लाइक टर्म्स को। तो इक्वेटिंग लाइक टर्म्स जरूर लिखिए यहाँ पे, राइट साइड बराबर है दोनों इक्वेशन की और उनकी इक्वेट कर दीजिए आप लाइक टर्म्स को, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स वी गेट। तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो यहां देखना EEQ अपॉन REQ इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो ये E इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, और इक्वेशन आप इसको नाम दे सकते हैं 1A, और 1 अपॉन REQ क्योंकि सेल्स पैरेलल में हैं
तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो ये रिलेशन ही यहाँ पे भी आया है जो हमने पहले पढ़ा है रेजिस्टेंसेज के लिए इन पैरेलल। तो दोनों सेल पैरेलल में हैं तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। तो 1/ReQ आपको इक्वेशन ए और बी को इक्वेट करके मिल जाएगा, ये रिलेशन इक्वेटिंग जब लाइक टर्म करेंगे, यानी कि द टर्म्स विद VAB कोफिशिएंट। तो ये इक्वेशन बी हो गया। और अगर हम यहाँ पे ReQ को निकालें तो ReQ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो सेल्स हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारी अलग से हम यहाँ देख सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं E इक्विवेलेंट निकालूं तो इस सेल्स इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 R2। तो ये रिलेशन हम बात तो यही है, इसके अदर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा E1 R2 E2 R1 इंटू ReQ, और ReQ की जब वैल्यू रख दोगे तो ये बन जाएगा E1 R2 E2 R1। तो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आप इन फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और जब ReQ की वैल्यू रखोगे तो R12 कट जाएगा, लेकिन नीचे बचेगा आपका R1 प्लस R2। तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, यानी कि जो इक्वेशन 1A और 1B है उसकी अदर फॉर्म हम ये दूसरी फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई अलग से हमने कुछ नहीं किया, बस इसी इक्वेशन 1A और 1B को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, जब दो सेल्स हम पैरेलल में लेते हैं तो हमने पहले सेल के अंदर से करंट का रिलेशन निकाला, दूसरे से फिर कॉम्बिनेशन के लिए निकाला, फिर इक्विवेलेंट सेल के लिए, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हमारे E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के रिलेशन आ गए। क्लियर है? The question is, derive the condition for obtaining maximum current through an external resistance connected across a series combination of cells। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशंस दिया है, मान लीजिए ये n सेल्स हैं आपके पास और A और B पॉइंट के बीच में हमने इन्हें कनेक्ट किया है, और हमने ये अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लेते हैं हम और की हमने क्लोज किया, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा की को क्लोज करते ही, और इस तरह से ये करंट जाएगी। और आपको पता है कि करंट इन सर्किट, इसमें तो डायरेक्ट ही कोई गिवन तो है नहीं, डायरेक्ट हमें कंडीशन निकालनी है। तो डायरेक्ट करंट इन सीरीज क्या आएगा, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, सेल्स इन सीरीज, और ये I इक्वल टू, देखिए आप टोटल जो EMF होता है सीरीज में जब सारे सेल्स हैं तो वो आइडेंटिकल सेल है, N सेल हैं तो NE EMF प्रोवाइड करेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल कहिए आप NR। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन आ जाएगा करंट का। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं केस फर्स्ट। अब इसमें हम ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल यू कैन से, तो I इज इक्वल टू फिर आपका आएगा जब R इज वेरी वेरी लार्ज देन NR, तो इन कंपैरिजन ऑफ R यू कैन नेग्लेक्ट N इंटू स्मॉल r, तो यू विल गेट NE अपॉन कैपिटल R, यानी कि N इंटू E अपॉन R, और E अपॉन R यहां पे हुआ करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल, तो N टाइम्स current that can be drawn from single cell। तो सिंगल सेल जितनी करंट देगा उसका n टाइम्स, तो आपको करंट यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सही करनी पड़ेगी, सिंगल सेल, तो यहां आपको मैक्सिमम करंट आप कह सकते हैं मिलेगी। और अगर हम केस सेकंड लें इसके अपोजिट कि व्हेन R इज वेरी वेरी लेस देन NR, इन दैट कंडीशन यू कैन से I आपका हो जाएगा NE डिवाइड बाय, और यहाँ पे R को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशन में इक्वेशन 1 में, और यहाँ पे NR, और आप यू कैन से E अपॉन R, और ये तो हुआ करंट ड्रॉन या गिवन बाय सिंगल सेल।
तो इस तरह से ये जो कंडीशन है ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई, क्योंकि इस कंडीशन अगर आप सीरीज में सेल्स हैं, आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, तो आपको आर एक्सटर्नल जब बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले, तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी। मीन्स व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मैक्सिमम करंट लेने के लिए हमें सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। अब हम सेकंड ले लेते हैं। डेराइव द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर अब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो हम यही कंडीशन हमने इसी तरह का क्वेश्चन हमने सीरीज के लिए पढ़ा, और अब इसी तरह का हम पढ़ रहे हैं पैरेलल के लिए। तो यहाँ आइडेंटिकल सेल्स लेंगे हम, और ये मान लीजिए m रोज में लगे हैं, यानी कि m सेल्स हैं और पैरेलल में ये कनेक्ट हैं। तो हमें पता है यहाँ पे R इक्विवेलेंट, एक आर्म का R है और R रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका सबका रिजल्टेंट हो जाए R बाई M, क्योंकि 1/R आपको पता है 1/R प्लस 1/R M टाइम्स दैट इज M बाई R। तो REQ हो जाएगा R बाई M। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और EEQ/REQ आपने पढ़ा था, तो ये बराबर होगा E/R एंड सो ऑन M टाइम्स, तो ये हो जाएगा ME/R। और REQ को क्या अगर वैल्यू रख दोगे तो EEQ आ जाएगा आपका ME/R इंटू REQ। REQ का मतलब है R बाई M, तो यू विल गेट E। तो आपको EMF यानी कि कितने भी सेल्स आप पैरेलल में लगा लोगे, चाहे आप जितने सेल लगाइए, अगर सब आइडेंटिकल हैं, तो EMF आपको एक सेल के बराबर ही मिलेगा सर्किट में। तो फिर करंट क्या हो गया आपके सर्किट में, EEQ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब ऑफ द सर्किट REQ, और ये आपका हो जाएगा E अपॉन R प्लस R बाई M। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें थोड़ा, तो इसको ये आ जाएगा ME/MR प्लस R। तो ये रिलेशन, और इस तरह से इक्वेशन 2 आपकी करंट के लिए। तो आप यहाँ पे फिर कंडीशन की बात कर सकते हैं, और ये कंडीशन हम ये तो आपकी कंडीशन को यूज करेंगे केस फर्स्ट, और आप बात करेंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स या इक्विवेलेंट सेल यू कैन से। तो I इज इक्वल टू यानी कि MR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो यहाँ पे ME/MR E/R। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई करंट, ये है करंट गिवन बाय सिंगल सेल, गिवन बाय सिंगल सेल, क्लियर। और अगर यहाँ पे केस सेकंड ले लें, R इज वेरी वेरी लेस देन R बाई M, यानी कि MR इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, तो उस केस में हमारा करंट आएगा I इज इक्वल टू ME/R, और ये आपकी करंट आ गई M टाइम्स करंट ड्रॉन या गिवन बाय सिंगल सेल, क्लियर है। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहां आपकी कंडीशन आ गई, करंट आपको मैक्सिमम मिल रही है इस कंडीशन में, यानी कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यू कैन से thus when external resistance is much smaller than the net internal resistance, the cells should be connected in parallel to get maximum current। तो आपको मैक्सिमम करंट लेने के लिए इस केस में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमें सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, क्लियर है, मैक्सिमम करंट लेने के लिए। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज 3 cells of EMF E, 2E and 5E having internal resistances R, 2R and 3R respectively are connected across a variable resistance R as shown in the figure. Find the expression for the current. Plot a graph for variation of current with
आर। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स लगे हैं, E1 दिया है, E2 दिया है, E3 दिया है, R1 R2 R3 यानी कि तीनों सेल्स के EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो हमें करंट निकालनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एग्जीक्यूट कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। की को आपने क्लोज किया, करंट फ्लो करनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे करंट कितनी होगी, सेल सीरीज में है, सेल्स आर इन सीरीज, therefore E इक्विवेलेंट क्या होगा पूरे सर्किट का, E1 प्लस E2 प्लस E3। और यहां थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान से देना पड़ेगा, यहां पे E प्लस 2E में लिख रहा हूं और प्लस 5E, लेकिन ध्यान से देखिए 2E अपोजिट डायरेक्शन में लगा है टर्मिनल, तो ये माइनस 2E आएगा। तो E2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, आपको थोड़ा देखना है कि सेल्स का पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्स्ट और थर्ड साइड का, लेकिन इसका नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इस तरह से अगर हम ए पॉइंट से हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे E1 और E3 की वैल्यू पॉजिटिव और E2 क्योंकि अपोजिट ऑर्डर में लगा है तो -2E लिए जाएगा। तो 4E आपका EMF हो गया। और सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और सारे सेल्स का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्योंकि सीरीज में लगे हैं तो सबका ऐड हो जाएगा R2 प्लस R3 इस तरह से। और आपको पता ही है R तो है ही और R की वैल्यू फिर 2R और 3R इस तरह से दी है। तो आपके सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया टोटल R प्लस 6R। तो आपकी करंट का एक्सप्रेशन हो गया टोटल EMF 4E यानी कि E इक्विवेलेंट कह लीजिए और टोटल रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ टोटल इक्विवेलेंट, या आप एक बार फॉर्मूला फॉर्म में लिखिए, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये हो जाएगा 4E अपॉन R प्लस 6R। तो R प्लस 6R और ये स्मॉल r है। तो ये आपका एक्सप्रेशन था, ये रिक्वायर्ड था, आपने निकाल दिया, एक आंसर आ गया। अब आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ है आपका करंट में और R में। तो जब आपके पास एक्सप्रेशन है करंट का R की टर्म में तो आप R को 0 अगर वैल्यू दोगे तो ये करंट होगी मैक्सिमम 4E अपॉन 6R। तो यहाँ कहीं आप वैल्यू ले सकते हैं 4E अपॉन 6R के बराबर। R की वैल्यू 6R के बराबर होगी तो करंट जस्ट हाफ हो जाएगी, और R की वैल्यू अगर इन्फिनिटी जाएगी इन्फिनिटी की तरफ तो फिर करंट 0 की तरफ जाएगा। तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। क्लियर है? तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो आपका आंसर ये मांगा था और ये आंसर को उसी हिसाब से जो आपने मांगा है ये आंसर हो गया, और ये भी ग्राफ आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से समझ के करोगे, बहुत आसान है, बोर्ड में आया है क्वेश्चन, अगर आप समझ के करो तो आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में और इजीली हो जाते हैं अगर आप ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है, इसको देख लेते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज two identical cells each of EMF E having negligible internal resistance are connected in parallel with each other across an external resistance capital R. What is the current through the रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास होगी। तो एक बार क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए, ध्यान से समझिए। 2 सेल्स हैं, दोनों के EMF E के बराबर है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट चाहिए जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्हें जोड़ते हो। तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका सर्किट दिया हुआ है, तो इसका मतलब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इन पैरेलल है, तो हमारे पास करंट होगी I इज इक्वल टू टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और टोटल EMF अगर जितने भी सेल्स आइडेंटिकल हैं अगर उन्हें आप पैरेलल में जोड़ते हो तो एक सेल के बराबर ही आपको EMF मिलेगा पैरेलल में, आपको पता है। और रेजिस्टेंस आपके सर्किट का टोटल R है। बस यही आंसर है और आपका क्वेश्चन हो गया। तो कई बार क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करो बड़ी ईजी तरीके से हो जाता है। तो इस तरह से आप बोर्ड्स में आए इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो आप देखेंगे ये बड़ी ईजी हैं, समझ आने वाली चीजें हैं। बस अब हम चलते चलते एक बार ये एडिशनल काम करेंगे, एक्स्ट्रा कह सकते हैं, कोई कह सकता है कोर्स से बाहर है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं कोई बुराई नहीं है। मिक्स ग्रुपिंग की बात करेंगे। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब है जब सेल से सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो। तो हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं और एक रो में n सेल से हमने कनेक्ट किए हैं और m रोज हमने रखी हैं, n सेल्स m रोज।
तो पैरेलल में भी है और सीरीज में, हर रो में सीरीज में है, और हर रो में जितना भी इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो दूसरी रो के साथ पैरेलल में है। तो इस तरह से अगर हम बात करें एक रो के रेजिस्टेंस की, तो एक रो में रेजिस्टेंस होगा आर, एन सेल्स हैं तो ये एन टाइम्स एन आर, और क्योंकि ये एन आर जो है ना ये हर रो का रेजिस्टेंस होगा और एम रोज है हमारे पास, तो आर इक्विवेलेंट आपके पूरे सर्किट का हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो डिवाइड बाई एम। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन आर ई क्यू हो जाएगा 1 अपॉन एन आर, 1 अपॉन एन आर एम टाइम्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास आर इक्विवेलेंट हो गया। और करंट कितनी होगी सर्किट में, तो टोटल ईएमएफ आपके सर्किट का डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल ईएमएफ आपको पता है, अगर पैरेलल में एक रो का अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई होगा तो जितनी चाहे रोज आप पैरेलल में लगा दीजिए, आपका ईएमएफ तो एन ई ही रहेगा। जितना एक रो में ईएमएफ है उतना ही हर रो में है, और ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो इस तरह से आपका ईएमएफ सेम रहेगा जितना एक रो में है। और रेजिस्टेंस आपके पूरे सर्किट का हो गया आर एक्सटर्नल है, और अभी आपने निकाला था एन आर बाई एम। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको ये इस तरह से भी रिलेशन आ सकता है, एम एन ई एम आर प्लस एन आर। अब हम कंडीशन बात करते हैं कि फॉर मैक्सिमम करंट क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट। तो फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, तो मैक्सिमम करंट अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम वैल्यू, शुड हैव मिनिमम वैल्यू। और एम आर और इस तरह के जब दो क्वांटिटी का सम मिनिमम हमें लेता हो तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल थोड़ा हम करेंगे, एम आर रूट एम आर स्क्वायर रूट एन आर स्क्वायर -2 रूट एम आर और इंटू एन आर प्लस 2 रूट एम आर। ये आपको समझ आया होगा, आपने मल्टीप्लाई इस क्वांटिटी को ऐड कर दिया और इसी को हमने सबट्रैक्ट भी किया। तो ये रिलेशन हमारा बन जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू मिनिमम, और इसकी वैल्यू मिनिमम का मतलब रूट एम आर माइनस रूट एन आर स्क्वायर प्लस 2 रूट एम एन आर आर, इस शुड बी मिनिमम। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये जो स्क्वायर आपका जो ब्रैकेट है जिसका हमने स्क्वायर लिया है पॉजिटिव वैल्यू है, ये शुड बी 0। तो इसको मिनिमम होने के लिए इसका मतलब इट मीन्स रूट एम आर माइनस रूट एन आर शुड बी 0। और आप इसको सोल्व करोगे तो रूट एम आर इज इक्वल टू रूट एन आर, इट मीन्स you will get MR is equal to NR या R is equal to NR by M। और NR by M तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल था आपका, ये रहा R इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब अगर आपको करंट चाहिए मैक्सिमम तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स ग्रुपिंग, अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमारा जो रेजिस्टेंस है इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो क्लियर है? तो हमने जब सीरीज की बात करी थी तो जब मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन आई थी, जब सीरीज में हमने सेल्स लिए थे तो मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन आई थी आर शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन या एन आर सीरीज में, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। पैरेलल में कंडीशन आई थी मैक्सिमम करंट के लिए आर शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन आर बाई एम। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई एम था, तो वहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए अगर आप मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हो। आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की हम यहाँ पे कंपेरिजन करें तो इस तरह से ये जो हमने लास्ट का टॉपिक किया ये थोड़ा सा एडिशनल है, आप इसको देखना, बड़ा मजा आएगा। और हम देखते हैं कि इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करते हैं बड़े इजीली समझ आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं, एक्साइटिंग हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।